क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं इंग्लिश क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट ए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट ए की, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेट 2, सेट 3, सेट 4 सारे कंप्लीट करवा दिए गए हैं और प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करते हैं। सेक्शन ए जिसमें लिखा हुआ है Read the following passage carefully and answer the question given below it। यहाँ पर बताया गया है कि इस पैसेज को केयरफुली होकर पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। पहले हम इस पैसेज को पूरा समझेंगे कि इसमें बात किसकी हो रही है। ठीक है, देखिए, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पर बताया गया है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं वो क्या थी, हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, महिला प्रधानमंत्री। मतलब बताया गया है कि शी वाज बोर्न इन इलाहाबाद नवंबर 1970। यहाँ पर बताया गया है कि इनका जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर 1997 में हुआ था। यहाँ पर फिर आगे बोला है कि शी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ पीटी जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये जो है किसकी लड़की थी, ये थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की एकमात्र मतलब पुत्री जो थी यही थी। अब यहाँ पर बोला गया है बच्चों की इंदिरा वाज अ लवली चाइल्ड। ये जो इंदिरा जी थी वो बहुत ही मतलब प्यारी थी, तो उनको उनके घर में क्या बोलते थे, सो हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल हर, क्या बोला जाता था बच्चों, ऐसा मत सुना करो, इंदिरा प्रिया दर्शनी। क्या बोला जाता था उनको, इंदिरा प्रिया दर्शनी। मतलब कि उनको प्यार से सब लोग उनके घर में उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनके दादा दादी क्या बोलते थे, इंदिरा प्रिया दर्शनी। ठीक है, आप देखिए, दे लिव इन अ बिग हाउस। वो कहाँ रहती थी, एक बहुत बड़े घर में रहती थी। एंड इट्स नेम वाज आनंद भवन। उस घर का नाम क्या था, जो बहुत बड़ा आलीशान घर था उनका, उस घर का नाम था भाई आनंद भवन। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो इसमें लिखा है, आगे क्या लिखा है कि लिटिल इंदिरा हैड मैनी डॉल्स। जो छोटी इंदिरा थी उसके पास बहुत सारी डॉल्स थी। एंड सम ऑफ देम वर, यहाँ देखिए, सम ऑफ देम वर फ्रॉम फॉरेन, शी लव टू प्ले विथ देम। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ जो डॉल थी वो कहाँ से, विदेश से आई हुई थी, फॉरेन से आई हुई थी, और वो उनके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी उन सारी डॉल के साथ खेलकर। फिर आगे बताया गया है कि सी ड्रेस्ड देम लाइक ब्राइड्स एंड ब्राइड्स ग्रूम, और राजा एंड रानी, सत्याग्रही एंड पुलिसमैन। यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि वो उन्हें मतलब उन जो भी ड्रेस थी, मतलब जो भी डॉल्स थी उनको कैसे ड्रेसअप करती थी, लाइक अ ब्राइड एंड ग्रूम। मतलब कि एक जो मतलब लड़की शादी करने वाली होती, लाइक पूरी दुल्हन बना देती है और एक को पूरा दूल्हा बना देती है। ब्राइड मतलब दुल्हन होता है, ग्रूम मतलब दूल्हा होता है। तो वो कैसे ड्रेसअप करती थी उनका, लाइक अ ब्राइड, ग्रूम और राजा रानी, और या फिर सत्याग्रही या फिर पुलिसमैन की तरह। तो इन तरीके से उनके वो डॉल और जो भी उनके पास थी उनको ड्रेसअप करती थी वो। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो सबके पास होती थी, बट वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी। और इसके बाद वो हमारे देश की प्रथम महिला रह चुकी हैं, क्या प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो शायद इसलिए उनकी छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया। एट द एज ऑफ 4 इंदिरा वेंट टू गांधीज आश्रम एट साबरमती, देयर शी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर एंड एट सिंपल फूड। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फिर उनकी मतलब वो 4 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 4, वो कहाँ चली गई थी, आपकी गांधी जी के आश्रम में चली गई थी, जो कि साबरमती आश्रम था। और वहाँ पर वह फ्लोर पे ही सोती थी, मतलब ज़मीन पर सोती थी और बहुत सिंपल खाना खाती थी। मतलब कि फिर उन्हें बहुत सादगी वाला जीवन व्यतीत किया था। कहाँ, जहाँ पर वो गांधी जी का आश्रम गई थी ना, वहाँ पर, जो कि आश्रम का नाम था आपका साबरमती। तो आपको, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा पैसेज क्लियरली समझ में आया होगा, वर्ड टू वर्ड समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आप सही सही फिल करके बताइएगा मुझे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट लिखा है कि इंदिरा गांधी लिव्ड इन, इंदिरा गांधी कहाँ रहती थी, कमला भवन, आनंद भवन, नेहरू भवन, गांधी भवन। आप लोग बताइए, 1 2 3 4।
5। बताइए टाइम आउट। अब आप बताएंगे या मैं बताऊं? आनंद भवन में कहाँ रहती थी? आनंद भवन में। हमने इसको जब पढ़ा था, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन। वो एक बहुत बड़े घर में रहते थे जिसका नाम था आनंद भवन। तो ये सिंपल है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आनंद भवन की बात हो रही। सेकंड बताइए, एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम? वो कौन सी एज में गांधी आश्रम चली गई थी? तो आप थोड़ा सा नीचे आगे देखिएगा। एट द एज ऑफ 4। क्या बोला? 4। तो मतलब कि कौन सी एज में गई थी वो? उनकी एट द एज ऑफ 4 में वो कहाँ चली गई थी? गांधी जी के आश्रम, जिसका नाम था साबरमती आश्रम। ठीक है, अब देखिए गांधी आश्रम बाज एट, गांधी जी का आश्रम जो था वो कहाँ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में या साबरमती में? तो बच्चों मैंने आप भी जस्ट आपको पढ़ाया है कि गांधी आश्रम एट साबरमती। क्या है? साबरमती। तो आंसर आपका सिंपल है कि आंसर है आपका 4th वाला साबरमती। यहाँ पर फर्स्ट में मैंने बताया था कि कौन सा आंसर है? आनंद भवन। सेकंड का वी है 4। और फिर अब आगे देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखिएगा। और यहीं पर आपको बताया था कि इंदिरा गांधी जो थी वो क्या थी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ई देखेंगे तो विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स न्यूली मैरिड मैन? अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपका, एक मिनट, सिंपल सी बातों में बताती, सिंपल शब्दों में बताती हूँ आप सभी को। जिस व्यक्ति की नई नई शादी होती है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्राइड ग्रूम्स को ही ये बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि जो दूल्हा होता है उसी को बोला जाता है। वो ही न्यूली मैरिड कपल होता है, न्यूली मैरिड मैन होता है। तो आपको सिर्फ मैन का बताना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिए? ग्रूम लिखिए, GOOR ग्रूम। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दिया है ग्रूम। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही उठा के लिखना है। आपने ध्यान से पूरा पैसेज समझा है तो आपको सारे आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए पैसेज नंबर 2 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अगर आपने पहला पैसेज ध्यान से पढ़ा है तो अगर ये पैसेज अगर आपका मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है तो आपको इसे करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर नहीं किया है तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार पूरा पैसेज ध्यान से सुन लें। ठीक है, अगर इसका देखेंगे तो वाटर वी ऑल नो वैल्यूएबल एसेट एंड मोस्ट विटल फॉर द कॉन्टिन्यूअस ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो पानी है, जो जल है, वो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी कितना वैल्यूएबल है, मतलब बहुमूल्य हम सभी के लिए, और कितना आवश्यक है हमारे जीवन के निर्वाह के लिए, हमारे जीवन को कंटिन्यूअस करने के लिए, जो है जिंदगी के लिए, हमारी जो हमारी लाइफ है उसके लिए जो पानी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर? ऑन अर्थ, मतलब इस पृथ्वी पर। सिंपल है। सो देयर इज अ नीड टू यूज वाटर, एक मिनट रुकिएगा, सेंसिबली। तो ये ज़रूरत है, ये मतलब ऐसा सोचना चाहिए, और ये ज़रूरत की बात है कि हमें पानी का उतना यूज़ करना चाहिए, हमें पानी का यूज़ सेंसिबली यूज़ करना चाहिए, मतलब कि ऐसा यूज़ करना चाहिए जितना आवश्यक है उतना ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पानी को फालतू फेंक रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल एजुकेटेड inhabitants of his planet Earth, it is our duty to, एक मिनट रुकिएगा, ये बहुत पास लिखा है। It is our duty to create our awareness among other to be part of water conscious community। देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि एक एजुकेटेड या एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, और मतलब एक एजुकेटेड पढ़े लिखे इंसान होने के कारण इतना तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि इस प्लानेट पर, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि लोगों के बीच हम क्या करें, ये जागरूकता फैलाएं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी ज़िंदगी के निर्वाह के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, मतलब पूरी सोसाइटी के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बोला गया है कि वाटर शुड बी यूज्ड
स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू अवर नीड एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर आगे बताया गया है कि पानी का यूज़ स्ट्रिक्टली करना चाहिए, मतलब आपका ऐसा यूज़ करना चाहिए ताकि पानी का मतलब पानी वेस्ट ना हो, और जितनी ज़रूरत है आप उतना यूज़ करिए। मतलब पानी का वेस्ट ऑफ नहीं होना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको नीड है, जितनी आपको आवश्यकता है उतना पानी यूज़ करें आप लोग। आगे देखिए, एक मिनट रुकिएगा। द नीड टू कंजर्व वाटर बोथ एट होम एट स्कूल शुड बी रेडी क्रिएटेड अमंग स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि पानी जो है, पानी का जो यूज़ है, सिंपल सी बात है, ये बताया गया है कि पानी को कंजर्व करना मतलब कि संरक्षण प्रदान करना कितना आवश्यक है। घर पर भी स्कूल पर भी दोनों जगह हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के बीच, जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके बीच अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि वो समझ सकें कि पानी की आवश्यकता और पानी की मतलब ये समझना कि पानी हमारे लिए कितना वैल्यूबल है, ये समझाना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। आगे देखिए मैंने आगे लाइन करी है, वी नीड टू रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, अवॉइड वेस्टिंग वाटर एंड इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट एंड अडॉप्ट प्रैक्टिस लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, ETC। देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि हमें ज़रूरत है रिड्यूस करने की, समाप्त करने की पानी के मतलब वेस्ट ऑफ यूज़ को। हमें चीज़ों को वेस्ट करने से मतलब जब हम अवॉइड वेस्टिंग वाटर, मतलब कि जैसे कई बार ये होता है कि हम जैसे नल चालू है या फिर पानी टंकी चालू है प्लास्टिक की, तो वो चल रही है, ऊपर पानी जा रहा है, अब वहाँ से पानी गिर भी रहा है, भरा चुकी है टंकी, तो हम आधे घंटे में जा रहे हैं, 30 मिनट में, तो ये हमारा ये है कि हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि हम इस तरीके से पानी को जो बर्बाद कर रहे हैं इसको ऐसा ना करें। सिंपल ये बताया है इसमें। एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट एंड अडॉप्ट प्रैक्टिस लाइक अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, ETC। और हमें अडॉप्ट करना चाहिए, मतलब कि हमें सीखना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, इन चीज़ों को अपने अंदर लेनी चाहिए कि रेन वाटर से हम हार्वेस्टिंग मतलब ये पानी इकट्ठा कैसे करें। रेन वाटर का बहुत सारे पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं खेतों में, इसके बाद हम पॉन्ड्स बनाकर आपका या फिर कुछ वेल्स क्रिएट करके, मतलब जो कुएँ होते हैं उनको बनाकर हम पानी को एकत्रित कर सकते हैं, और जब हमें यूज़ करना हो तब हम कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। और आगे बताया गया है कि रिसाइकलिंग इट से भी मतलब फिर से पानी का यूज़ करना इस तरीके से। फिर आगे बताया गया है कि वाइल लर्निंग, एक मिनट रुकिए, पहले इनको कट करने दीजिए। वाइल लर्निंग टू implement water conservation principles, a few activity can prove to our advantage। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब हम ये सीख जाते हैं कि पानी को कंजर्व कैसे किया जाए, पानी को संरक्षित कैसे किया जाए, हम पानी को संरक्षण देने के लिए हमारे कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल बना लें। ये प्रिंसिपल स्कूल में बैठने वाले प्रिंसिपल नहीं है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है, आपके आदर्श। तो कुछ हमें कुछ एक्टिविटीज से ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पानी को बचाने में हमारा कितना एडवांटेज है। मतलब हम ये सीख जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से हमें ये ज्ञात होने लगेगा, हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि पानी को बचाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दीज इंक्लूड एनी बेनिफिटिकल, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, बेनिफिटिकल reduction in water loss, in use waste of resources, avoiding any kind of damage to water quality, improve water management practice that enhance the beneficial use of water। अब आगे देखिए, आगे बोला गया यहाँ पर ये बताया गया है कि पानी की जो कमी हो रही है, जिससे हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हम पानी का बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, पानी की कमी आ रही है। और इसके बाद इट यूज़ एंड वाटर ऑफ रिसोर्सेज, और पानी के जो संसाधन है वो भी मतलब उतने सोर्सेसफुल नहीं है जिनका हम यूज़ कर पाते हैं। आगे बोला गया है कि अवॉइड एनी काइंड ऑफ डैमेज टू वाटर क्वालिटी एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट इनहेंस द बेनिफिटिकल यूज़ ऑफ वाटर। हमें जो पानी के उपयोग को लाभकारी बनाने के लिए उसमें प्रयास ज़्यादा करने चाहिए, और पानी की जो क्वालिटी है जिसको हम अवॉइड कर देते हैं कई बार, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और हमें भी इसका डिसएडवांटेज मिलता है। तो हमें पानी का यूज़ सही जगह
सही प्रकार से और पानी के संसाधनों का भी। देखिए अगर हम आगे देखते हैं तो क्वेश्चन देखेंगे इस पैसेज के कि हाउ इज़ वाटर अ वैल्यूएबल एसेट। यहाँ पर बोला गया है कि कैसे वाटर जो है हमारे लिए बहुमूल्य है। तो हमें यहाँ पर इसके आंसर में देना है कि क्यों, कि ऐसा क्यों है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम मैंने जस्ट पहले लाइन में सिखाई थी कि वाटर as we all know is a valuable asset and most vital for continuously of life on earth। देखिए इसका आंसर यही है कि जो है ये कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। मैं आपको टिक लगाती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक इसका आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। समझ आई बात? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। अगर हम इसके सेकंड की बात करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ लेस प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर। अब यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना है कि ये सही है या ये यूज़लेस है। कि जो रेनफॉल हार्वेस्टिंग है क्या एक यूज़लेस प्रैक्टिस है आपके कंजर्वेशन वाटर के लिए, मतलब कि पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को संरक्षण देने के लिए क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक सही तरीका है या फिर गलत। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में बोला है कि ये एक यूज़लेस, मतलब कि कोई बिना काम का है, मतलब कोई काम नहीं है इस चीज़ का, एक यूज़लेस वेस्ट ऑफ आइडिया है रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करना। तो ये इस अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इसका आंसर है क्या आपका फॉल्स। देखिए यहाँ पर हमने पहले बोला था आप सभी से कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ अडेप्ट प्रैक्टिस लाइक अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर बोला था इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट, मतलब कि पानी के मैनेजमेंट को, पानी को बचाने के लिए आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी को संरक्षण देना, तो पानी को इकट्ठा करना, ये एक मतलब सही तरीका है। यूज़लेस तरीका कहीं से इसमें नहीं बताया गया है, तो इसमें बोला गया है कि यूज़लेस, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, मतलब अगर इसकी जगह पे ऐसा होता कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर, तो ये सही होता, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है तो ये गलत है। अब सी वाला देखिए बच्चों कि वी शुड क्रिएट ब्लैंक टू यूज़ वाटर सेंसिबली। देखिए इसमें बताया गया था कि हमें क्या करना चाहिए, पानी को सेंसिबली यूज़ करना चाहिए। तो अब इस वाक्य में आपको क्या सही लग रहा है कि एडॉप्ट आना चाहिए, रिड्यूस आना चाहिए, अवॉइड टू यूज़ वाटर सेंसिबली। यहाँ पर बताया गया था जैसे मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर आपने जस्ट मैंने पढ़ाया था कि देयर इज़ अ नीड टू यूज़ वाटर सेंसिबली। इसी लाइन में पढ़ते जाइए एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड एजुकेटेड इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लानेट अर्थ। यहाँ इस मतलब कि इस पृथ्वी के आपको क्या निवासी होने के कारण, मतलब जिम्मेदार निवासी होने के कारण ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप पानी का सेंसिबल मतलब ज्ञानपूर्वक यूज़ करें, वेस्ट ना करें। तो इट इज़ अवर ड्यूटी टू क्रिएट अवेयरनेस। क्या है इसका आंसर? अवेयरनेस, कि ये हमारी ड्यूटी है कि पानी को कैसे यूज़ करें, इसकी अवेयरनेस हमें ही फैलानी है कि हम कैसे इसका यूज़ करें, तो जब जाकर मतलब पानी को हम सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो आंसर है आपका अवेयरनेस। ठीक है, अगर आप डी वाला देखेंगे कि टू कंजर्व वाटर वी नीड टू, हमें पानी के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें रिसाइकिल वाटर की ज़रूरत है, ऑल ऑफ द अबव की ज़रूरत है, अवॉइड वेस्टिंग वाटर, मतलब हमें पानी के जो पानी को वेस्ट करते हैं उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। रिड्यूस यूज़ ऑफ वाटर, हमें पानी का कम यूज़ या फिर मतलब ज़रूरत के टाइम पर ही यूज़ करना चाहिए। तो देखिए द कंजर्व वाटर वी नीड टू, यहाँ पर हम आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज बताएंगे जैसे आप सभी ने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे कि हमें किसकी ज़रूरत है इसके लिए। देखिए उसमें लिखा है रिड्यूस ऑफ वाटर, मतलब देखिए यहाँ पर आप देखिए टू कंजर्व वाटर
We need to reduce use of water, avoid wasting water and improve water management and adopt practice like a rain water harvesting। यहाँ पर तीनों चीज़ें दी हैं कि सबसे पहले तो हमें पानी का कम उपयोग करना चाहिए, दूसरा चीज़ हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमें पानी को वेस्ट करते हैं, वेस्ट मतलब बर्बाद करना किसी भी चीज़ का पानी को। और इसमें ये भी बोला है कि रिसाइकलिंग वाला, तो यहाँ पर रिसाइकलिंग के लिए भी बोला गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, ईटीसी, यहाँ पर पानी की रिसाइकलिंग की ही बात हो रही है। तो देखिए ये है, ये तीनों चीज़ दी है। अब इसका आंसर तीनों चीज़ में कैसे लिखेंगे, तो आप ये वाला टिक करिएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर जितने भी दिए गए हैं वो सभी सही है, तो आंसर ये होगा आपका। ठीक है, ई वाला देखिए बच्चों, वी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लानिट, हम मतलब किस प्लानिट के, किस ग्रह के निवासी हैं, किस गोले के निवासी हैं, मार्स, वेनियस या फिर मर्क्यूरी या फिर अर्थ। तो हम आपके अर्थ जो है उस प्लानिट की निवासी। इनहेबिटेंस मतलब होता है, इनहेबिटेंट मतलब होता है आपका निवासी, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जहाँ पर भी आप वास कर रहे हैं वहाँ के आप निवासी हुए। तो हम अर्थ पर रहते हैं तो हम अर्थ के निवासी हुए। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड नंबर का पैसेज। अब आप सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट एंड सप्लाई अ सब टाइटल। आपको क्या करना है, सुटेबल टाइटल देना है और आपको इसमें क्या करना है, नोट्स क्रिएट करने हैं, मतलब नोट्स बनाने। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को समझते हैं कि ये पैसेज आखिर बोल क्या रहा है, फिर इसके बाद हम इसके नोट को समझेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो लिखा है कि गेम एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि गेम एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एजुकेशन, मतलब जो हमारा गेम है, मतलब जो खेल कूद और जो स्पोर्ट्स है वो हमारी ज़िंदगी में एक मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन है, मतलब कि एक सीखने का, अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। दे हेल्प, देखिए, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक्यू एंड क्या बोला है इसमें, माइंड ऑफ द स्टूडेंट। ये क्या करता है, ये मदद करता है इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट करने में, मतलब हमारा विकास करने के लिए। एक तो फिजिकल करता है, मतलब हमें शारीरिक रूप से डेवलप करता है, विकसित करता है, और हमारे माइंड को भी विकास करता है, माइंड को भी फ्रेश रखता है। तो ये है एक मतलब एक प्रकार से पार्ट ऑफ एजुकेशन। एंड अ साउंड बॉडी, एक मिनट रुकिए, अ साउंड बॉडी, ये सही लाइन कब जाएगी, अ साउंड बॉडी पोजीशन अ साउंड माइंड, इफ वी आर वीक एंड सिक वी कैन नॉट हैव अ फैटिलिट ब्रेन। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपकी बॉडी सही होगी जब भी आपका माइंड जो है सही से काम करेगा। कुल मिलाकर ये है कि स्वस्थ शरीर होगा जब भी स्वस्थ दिमाग होगा। एंड आगे बोला गया है कि इफ़ वी आर वीक एंड सिक, यदि हम वीक और सिक होते हैं मतलब कमज़ोर और बीमार होते हैं, तो वी कैन नॉट हैव अ फैटिलिट ब्रेन। इसमें यहाँ पर बताया गया है एक ऐसा दिमाग जो आपको नई नई चीज़ें सोचने का मौका दे, नई नई चीज़ें करने का मौका दे, तो वही होता है आपका फर्टिल ब्रेन। वैसे तो फर्टिल मतलब होता है कि आपका उपजाऊ, बट यहाँ पर फर्टिल मतलब होता है एक ऐसा दिमाग, एक ऐसा मस्तिष्क जो आपको नई चीज़ें करने में, नई चीज़ें सोचने में सपोर्ट करे। तो ये सब कब हो सकता है, जब आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, आपका जो पूरा बॉडी है वो आपके हिसाब से काम करेगी। तो गेम एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि गेम एंड स्पोर्ट्स क्या होते हैं, हमें हेल्दी मतलब स्वस्थ बनाए रखते हैं, और ये हमें एक्टिव मतलब कि किसी भी चीज़ में फुर्तीला, कहने का मतलब ये है, और हमें स्मार्ट बनाते हैं। यहाँ पर आगे बोला गया कि बुकीज नॉलेज वुड नॉट बी लीड टू बी ब्लेंडेड इन अ सुटेबल प्रोविजन सो दैट द स्टूडेंट कैन हैव द बेस्ट ऑफ देम। यहाँ पर बताया सिर्फ किताबी ज्ञान से आप किसी की परख नहीं कर सकते, ना ही आप उसको उच्च दर्जा दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को, स्टूडेंट की बात हो रही है तो स्टूडेंट को भी आप उसकी किताबी नॉलेज के हिसाब से, किताबी ज्ञान की वजह से आप सर्वश्रेष्ठ का दर्जा नहीं दे सकता। दिस शुड नॉट ओनली डेवलप द माइंड बट ऑल्सो द बॉडी, बोथ आर एसेंशियली फॉर अ
होलसम पर्सनैलिटी। यहाँ पर ये बताया गया है कि ना केवल क्या हो माइंड का विकास हो, बल्कि और किसका होना चाहिए, बॉडी का, मतलब हमारे शरीर का स्वस्थ रहना, डेवलप होना, विकास होना उतना ही आवश्यक है जितना हमारे माइंड का। इसमें आगे बताया गया कि ये दोनों चीज़ें इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण है एक होलसम पर्सनैलिटी के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, एक एक्टिव या फिर मैं बोलूँ एक स्मार्ट इंसान के लिए, किसी भी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होना, दोनों रूप से एकदम एक्टिव होना, दोनों तरीके से ज़रूरी होता है। तो ये दोनों चीज़ें इसेंशियल होती हैं। अब देखिए आगे देखिए, गेम्स एंड, यहाँ पर लिखा है बच्चों की गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू इन स्टूडेंट लाइफ। देखिए यहाँ पर गेम और स्पोर्ट दोनों ही एक मतलब एक प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की लाइफ में। मतलब ये एक इनकी बहुत महान या फिर ये स्टूडेंट की लाइफ में एक बहुमूल्य भूमिका निभाते हैं। द फाउंडेशन फॉर अ ब्रीचियस इन is led in school. The sports arian रुकिएगा, the sport arians teaches many things to the student giving them discipline। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही लीड नहीं करता है बच्चों को, सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान के बेस पर अपन कुछ नहीं कर सकते। द स्पोर्ट्स एरियन टीच अस मैनी थिंग टू द स्टूडेंट्स गिविंग देम डिसिप्लिन। यहाँ पर बताया गया कि जो खेल कूद है, जो स्पोर्ट्स है, वो भी जो बच्चे हैं उनको डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन में रहना सिखाता है और उनको एक अनुशासन प्रदान करता है। और आगे बोला गया है कि इट डेवलप्स देयर स्पोर्टमैन स्पिरिट, इट्स मेंटल आउटलुक। और आगे बोला गया है क्या, चेयरफुल नेचर, स्ट्रॉन्ग फिजिक। यहाँ पर बोला गया है तो यहाँ पर बोला गया है कि ये किस किस चीज़ को डेवलप करता है, विकास करता है। आपका स्पोर्टमैन स्पिरिट मतलब कि आपकी स्पिरिट मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे मैं बोलूँ टीम स्पिरिट, तो मतलब सभी चीज़ों का इकट्ठा होना, एकत्रित। तो जो मतलब जो टीम स्पिरिट रहती है या फिर मैं बोलूँ कि स्पोर्टमैन स्पिरिट होती है, जो भावना होती है, सद्भावना, वो उसमें क्या होती है, डेवलप होती है, विकास करती है। एक चेयरफुल आउटलुक, एक हंसमुख व्यक्तित्व। इसके बाद आप किसी भी साथ मतलब आउटलुक, बाहरी लुक से, या मैं बोलूँ जब आप फिजिकल कोई चीज़ एक्टिविटी करते हैं, गेम स्पोर्ट्स कुछ भी करते हैं, तो उसमें एक आपका जो आउटलुक होता है, एक व्यक्तित्व जो बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा विकास होता है। एक स्ट्रॉन्ग फिजिक मतलब शारीरिक रूप से आपका क्या होना, स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट ट्राइट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। यहाँ पर बताया गया है कि एक सफल व्यक्तित्व के लिए, एक सफल जिंदगी के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपको क्या करना है कि इनमें से आपको, एक मिनट रुकिएगा, पहले तो आपको इसका टाइटल देना है। पहले आप इसका क्या करेंगे, टाइटल देंगे, फिर उसके बाद आपको इसके नोट बनाने हैं। क्या करना है, पहले इसका टाइटल देना है। देखिए इसका टाइटल मतलब बोलूँ तो सभी को पता है कि गेम एंड स्पोर्ट्स इसका टाइटल है। और आप सुन लीजिए ध्यान से, आपको लिखना है सुटेबल टाइटल में क्या, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। अगर अब हम इसके पॉइंट की बात करें तो वो भी बहुत आसान है कि आप पहले तो बढ़िया से हेडिंग जमा ले। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि गेम एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। गेम और स्पोर्ट दोनों ही एक एजुकेशन की, एक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है या फिर भूमिका निभाते हैं, है ना। आगे आपको लिखना है कि सेकेंड पॉइंट का, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। पॉइंट हमेशा ऐसे बनाइए, हमेशा आप नंबर वाइज लिखिए, क्योंकि विदाउट नंबर वाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे पॉइंट बना के लिख देते हैं ऐसे बिंदी बिंदी करके, तो वो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, वो पॉइंट लगते ही नहीं। ऐसा लगता है कि पैराग्राफ लिख दिया जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखती। हमेशा आप नोट्स के पॉइंट बना रहे हैं ना, तो नोट्स बनाने का मतलब ये होता है, पहला पॉइंट डालिए, फिर ये लिखिए कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। अगर आप सेकेंड पार्ट में लिखेंगे, मतलब सेकेंड नोट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी। गेम और जो स्पोर्ट्स हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं,
ठीक है। अगर आप थर्ड की बात करें, अब हम थोड़ा सा सब पॉइंट की बात कर लेते हैं। सब पॉइंट में क्या लिखते हैं बच्चों? सब पॉइंट में कुछ नहीं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अगर हम सब पॉइंट लिख रहे हैं, तीसरे नंबर पे सब पॉइंट लिख रहे हैं तो 3.1 करके लिखिए। 3.1 करके आप कैसे लिखेंगे? देखिए आप पहले 3.1 का पहले एक बड़ा सा टाइटल लिख लीजिए कि किसके ऊपर से लिख रहे हैं। तो जो आपका मेन टाइटल रहेगा ना वो ही लिखें आप, गेम एंड स्पोर्ट्स। क्या लिखेंगे आप 3.1 में? सबसे पहले आप लिखेंगे गेम एंड स्पोर्ट्स, फिर यहाँ पर ऐसा 3.1 करके आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि गेम एंड स्पोर्ट्स में अब आपको वो जगह देखनी जहाँ पर कॉमा लिखा हो। क्या लिखा हो? कॉमा लिखा हो कि गेम एंड स्पोर्ट्स से होता क्या है। आपको यही बताना है कि गेम एंड स्पोर्ट्स किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। तो बढ़िया आप देखिए, जहाँ पर भी जितने ज़्यादा कॉमा है वहीं पर जाइए आप। देखिए ये चीज़ें आपको, सारी चीज़ें गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में दी गई है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। आपको 3.1 में लिखना है क्या आपका? सबसे पहले इट्स डेवलप्स गेम्स एंड आपका स्पोर्ट्स क्या होता है? आपको विकासशील बनाता है। सेकंड लिखेंगे 3.2 में बच्चों कि देयर स्पोर्टमैन स्पिरिट्स। अब 3.3 लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आप किसके लिए लिख रहे हैं? गेम एंड स्पोर्ट्स के लिए। आपको यहाँ लिखना है कि चेयरफुल, एक मिनट रुकिएगा, पहले रुकिए, पहले कट करने दीजिए, मैं आपको बोलते जा रही हूँ, आप लिखते जाइए। इट्स डेवलप्स 3.1, देयर स्पोर्टमैन स्पिरिट 3.2, थर्ड लिखिएगा मेंटल आउटलुक 3.3, फोर लिखिएगा चेयरफुल नेचर 3.4, फिर इसके बाद लिखिए स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू, यहाँ पर आप लिखेंगे 3.4, और आप नीचे लास्ट वाली लाइन में लिखिए फोर्थ में ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट ट्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। यहाँ पर आपके पूरे सब पॉइंट खत्म होते हैं। देखिए सब पॉइंट बनाने का ये तरीका होता है, पहले आपको उसका एक पॉइंट देना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर से लिख रहे हैं। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते तो वो ध्यान से सुने कि जो आपके नोट का, जो आपके पैसेज का टाइटल है वो फर्स्ट में लिख लीजिए, फिर सब पॉइंट बनाते जाइए, सिंपल है। और जहाँ पर भी आपको कॉमा वाली जगह दिख रही है ना, वहाँ पर सबसे पहले लॉक करिए। मतलब आपने वो देख लिया कि हाँ यहाँ पर कॉमा कॉमा है, मतलब इसमें इसी के बारे में बात हुई है। तो सिंपल है, इतने पॉइंट आपने बना दिए ना 3.6 तक, आपके नंबर पक्के हैं। 3 पॉइंट बन चुके हैं, आप 4 से 5 पॉइंट और लिख दीजिए। जैसे आप लिख दीजिए कि गेम एंड स्पोर्ट्स हैव ग्रेट वैल्यू इन स्टूडेंट्स लाइफ, तो ये हो गया 4 पॉइंट आपका। एक 5 पॉइंट और लिखिए बढ़िया सा, जिसमें आप लिख सकते हैं, चलिए मैं बताती हूँ आप क्या लिख सकते हैं। कि आपने लिखा, देखिए छोटा सा पॉइंट लिखना है क्योंकि आप सब पॉइंट लिख चुके हैं, तो आप बड़े बड़े पॉइंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, अ साउंड बॉडी पोजीशन अ साउंड माइंड। सिंपल है, छोटा है और बहुत अच्छा है। तो ये 5 पॉइंट लिखिए और सब पॉइंट में आपने 4 से 5 पॉइंट लिख दिए। तो इस टाइप से आपको 3 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ये तरीका होता है क्या? नंबर बटोरने का, नंबर खींचने का, नंबर लेने का। अगर ये सीख गए तो आपके कभी भी मतलब परसेंटेज डाउन तो जाने ही नहीं है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। आगे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन दिए सेक्शन बी में, देखते हैं, थोड़ा सा रुकिए आप लोग। ये देखिए आ गए हम अपनी डेस्टिनी पर। देखिए फोर्थ देखते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर रीडर्स डाइजेस्ट डाइजेस्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू अ मैगजीन बाय पोस्ट रेगुलर एवरी मंथ। देखिए यहाँ पर आपको लेटर लिखना है, लेकिन इसके अगवे में क्या दिया है बच्चों? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो हमने ये वाला आपका लिया है लेटर, जो कि इनफॉर्मल लेटर है। ऊपर का फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर हम लोगों ने नहीं लिखा है, इनफॉर्मल लेटर लिखा है। तो चलिए हम इस इनफॉर्मल लेटर को देखते हैं। आपको लिखना है यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस आपने याद किया है आप वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके उसमें लेटर नहीं आया। तो जैसे मैंने इसमें लिखा है कि वी 30 श्रेवन टीटी नगर भोपाल डियर दीपी साहू, जो भी लिखा है मैंने, दीप साहू जो भी लिखा है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पर, कोई और एड्रेस आपके माइंड में हो, इंदौर भोपाल कोलकाता, यहाँ जहाँ का भी हो आप वहाँ का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आगे लिखेंगे तो किस टाइप से लिखना, उसमें दिक्कत हो सकती है। अब डेयर करके आपको उसको लेटर लिखना है जिसको आप लिख रहे हैं। यहाँ पर अपना नाम मेंशन नहीं कर देना कि हाँ भाई हम ही तो हैं डेयर, हम आपके खास है तो हमने लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको डेयर में उसका नाम लिखना है जिसको आप पेपर मतलब जिसको आप लेटर दे रहे हैं, पत्र दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई saw your result on the internet. I heartily congratulate you are
पासिंग। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसको याद करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप इसको समझे कि नहीं। विदाउट आप इसको जब नहीं समझेंगे ना तो आपको इसको क्या होगा, याद करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने तुम्हारा रिजल्ट इंटरनेट पे देखा। जब मैंने तुम्हारा जब मैंने तुम्हारा रिजल्ट इंटरनेट पे देखा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैं तुमको आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू आर पासिंग। मैं आपको दिल से मैं तुमको दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि तुमने अपना जो हायर स्कूल एग्जामिनेशन है विथ फ्लाइंग कलर्स, यहाँ पर बोला गया है कि तुमने क्या किया है, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को हाई स्कूल एग्जामिनेशन को पास कर लिया है विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब कि अच्छे नंबर से। इट इज़ रियली ग्रेट टू स्कोर 91 मार्क्स। मार्क है यहाँ पर 90% मार्क्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर है, तुमने 91, इसीलिए हमने यहाँ पर विथ फ्लाइंग कलर बोला है क्योंकि तुमने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा हाई स्कूल एग्जामिनेशन का जो पेपर है, जो बोर्ड एग्ज़ाम है, वो आपने अच्छे नंबरों से पास कर लिए। फिर आप बोलेंगे एज यू हैव स्कोर 96% मार्क इन मैथ एंड 92% marks in science, so I advise you to take maths in class। बताइए आगे आपको बोलना है। यहाँ पर आप 12th की जगह 11th लिखिए क्योंकि हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास किया तो आपको 11th लिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि तुम्हारा जो है 91 मार्क्स स्कोर बना है और तुमने 96% लिया है मैथ में, 92% आपका आया है साइंस में, तो तुम्हें मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम्हें आगे वाली कक्षा में मैथ ही लेना चाहिए। आप उसको एडवाइस कर रहे हैं कि आप मैथ ही लें ताकि आपको अच्छा लगे क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स इसी में आए। तो आप एक फ्रेंडली तौर पर एक एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि विशिंग यू स्टिल ब्राइट सक्सेस इन फ्यूचर योर सिंसियरली। अब जो भी आपको यहाँ पर नाम लिखना है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मैं तुम्हें विशिंग यू स्टिल ब्राइट सक्सेस इन फ्यूचर, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और भी बड़ी बड़ी सफलताएं तुम्हारे फ्यूचर भविष्य में मिले। योर सिंसियरली, योर तुम्हारा शुभचिंतक जो भी है। फिर आपको अपना नाम मेंशन करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन करना है। और फॉर्मल लेटर में होता है जो भी कुछ है, और थोड़ा फॉर्मल भी। इनफॉर्मल लेटर में आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इनफॉर्मल भी है और सबसे सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं आशा करती हूँ कि ये फॉर्मल लेटर से ज़्यादा अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं अभी ना। ज़्यादा हो गया ना। अभी अपन को आगे कहाँ देखना था बच्चों, अपन को आगे देखना है क्या, एप्लीकेशन हो गया अपना। अपन को ऐसे देखना है अब, है ना। तो चलिए ऐसे देख लेते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से। देखिए राइट है ना, ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड, सॉरी। यहाँ पर बोला गया है कि आपको 150 शब्दों के अंतराल में 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका निबंध का, वो करना है। इसमें 4 टॉपिक दिए हुए हैं बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन, क्रिएट मैथ, साइंस इन अवर डेली लाइफ, और आपका क्या दिया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पर मैंने आपका साइंस इन अवर डेली लाइफ लिया है, तो ये भी शायद हो सकता है आपको देखने को मिल जाए क्योंकि इसकी भी 100% चांसेस हैं कि हो सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट के बाद इसके चांसेस हैं कि ये आ सकता है। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और करिएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में है तो आप आराम से याद कर सकते हैं। और ये वाला भी ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिपेयर एन आर्टिकल इन अबाउट 80 वर्ड्स, इसको मैंने अलग से करवा दिया है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं ये वाला नहीं, ऊपर वाला साइंस इन अवर डेली लाइफ वाला करवा रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम। वंडर्स ऑफ साइंस बोल सकते हैं या साइंस इन अवर डेली लाइफ बोल सकते हैं। यहाँ पर आप उस हिसाब से लिखिए जिस हिसाब से किसमें आया है, आपका एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। अब आपको लिखना है पहले तो इंट्रोडक्शन। इट इज़ द एज ऑफ
science, there are many wonder of science. Science play an important role in our daily life. यहाँ पर देखिए साइंस इन अवर डेली लाइफ करके आप इंट्रोडक्शन सारे पॉइंट एक साथ लिखिएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि इंट्रोडक्शन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स यहाँ पर आप लिखिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी और साइंस इन अवर डेली लाइफ। इसके बाद आप साइंस एज अ कर्स, और ऐसे ही आप सारे पॉइंट पहले लिख दीजिए, फिर इसके बाद आप पॉइंट पॉइंट बनाकर उनके अंदर का लिखिएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा इंप्रेशन सही जाता है और लिखने का तरीका जो है एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एज चल रही है, ये जो दौर चल रहा है वो विज्ञान का चल रहा है। यहाँ पर देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, तो यहाँ पर मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस पर मतलब निर्धारित हैं, बहुत सारी जो है गतिविधियाँ हैं जो विज्ञान पर निर्धारित हैं। जो विज्ञान है हमारी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाता है। इट हैज़ मेड अवर लाइफ ईजियर, इसने हमारी ज़िंदगी को और आसान बना दिया है। एंड मोर कंफर्टेबल, और बहुत आरामदायक बना दिया गया है। साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि साइंस जो है वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आए तो सिस्टमेटिक वे है, एक नॉलेज का, एक विज्ञान का, एक ज्ञान का एक सिस्टमेटिक वे है, और जीने के तरीके को, रहने का मतलब जो हम रहते हैं उसको भी एक सिस्टमेटिक वे बना दिया है कि किस तरीके से आपको आगे क्या करना है। देखिए सेकंड है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है भाई, इसमें भी कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है एक बातचीत का जरिया, बातचीत करने का एक जरिया। तो वो क्या है आपका, सबसे पहले आपने लिखा बसेस, कार्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइंस। नाउ मैन कैन रीच एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले आप समझिए कि बस है, कार्स हैं, ट्रेन है, शिप्स हैं, ये सारी चीज़ें, एरोप्लेन्स है, ये महान कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ साइंस का, ये महान जो है आपका मैं बोलूँ निवेश है, निर्धारक है विज्ञान का। ये सारी चीज़ें विज्ञान के द्वारा बनाई गई है। नाउ मैन कैन रीच, अब जो है मैन मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स है उसकी बात हो रही है, वो कहीं पर भी एनी पार्ट्स ऑफ द मतलब एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरे आपकी पृथ्वी के किसी भी भाग में घूम सकता है, आ सकता है विद इन आवर्स, मतलब एक कुछ घंटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर ही ऐसा देखने को मिलेगा। अब आगे बोला है कि आगे क्या बोला है, मैन हैज़ इवन रीच्ड, या he has even reached the other planet with the help of science. In fact ये तो छोटी बात है कि हम हमारे प्लैनेट पर, हमारे वर्ल्ड पर घूम रहे हैं, लेकिन हम मतलब अब हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम दूसरे प्लैनेट पर, दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। किसकी मदद से, विज्ञान की मदद से। अब देखिए आगे देखिए, थर्ड है कि साइंस इन आवर डेली लाइफ। तो साइंस हैज़ इंक्रीज मोर कंफर्ट। जो साइंस है उसने क्या किया है, आपका मोर कंफर्ट्स इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड डेली लाइफ। ये बताया है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें मोर कंफर्ट्स को इंक्रीज़ कर दिया है। मोर कंफर्ट्स मतलब कि चीज़ों को और सुविधाजनक बना दिया है, चीज़ों को और आरामदायक बना दिया गया है। लाइक आप अगर ठंड में बैठे हैं तो आप रूम हीटर से पूरा कमरा गर्म कर सकते हैं, ताकि आप आराम से अपना मतलब आपको गर्मी ठंड का एहसास ही नहीं होगा कि जो सर्दी लग रही है वो कहाँ से लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में आप एसी लगाकर आपके रूम को ठंडक दे सकते हैं। तो देयर इज़ अ सेवरल थिंग विच इज़ इन्वेंशन बाय साइंस। तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस के द्वारा बनी है। तो इनने क्या करा है, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में लाकर खड़ा कर दिया, और हम अब इन पर निर्भर हो चुके हैं। इन सारी चीज़ों की हमें लत लग गई है। अगर हम जैसे कि हम इस लाइट की बात करेंगे तो क्या हम बिना लाइट के रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते। बट पुराने ज़माने के लोग जो थे, पुराने लोग जो थे वो रह सकते थे। तो हम इस पर धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। पहले हम आत्मनिर्भर थे, अब हम इस पर निर्भर होते जा रहे हैं। Now become very easy with the help of science. Food can be cooked very easily with the help of pressure cooker. अब क्या है, खाने को बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, बहुत इजी जोन में बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से और मतलब ऐसे बना सकते हैं। मतलब पहले जो काम था 15 मतलब जैसे मैं बोलूँ कि 1 घंटे का काम था, तो अब वो कितने मिनट में हो रहा है, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ साइंस, ओनली बिकॉज ऑफ साइंस
देखिए आगे बताया गया कैन बी, देखिए प्रेशर कुकर तक हो गया था, एंड कैन बी केप्ट फ्रीज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर। और हम रेफ्रिजरेटर क्या होता है बताइए बताइए, पता है किसी को? फ्रिज। देखिए यहाँ पर हम फ्रिज के माध्यम से किसी भी खाने को बहुत देर तक फ्रीज रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कूल रख सकते हैं, ताकि वो खराब ना हो। और हम लोग तो इतने महान हैं कि रात का खाना उसी में रखेंगे, दूध उसी में रखेंगे, ताकि वो सुबह तक कुछ ना हो उसको। तो अब क्या, पहले ऐसा होता था नहीं, पूरा सामान जो है खराब हो जाता था, लेकिन अब रेफ्रिजरेटर के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को फ्रीज रख सकते हैं, है ना। अब कंप्यूटर देखते हैं। कंप्यूटर आर ऑल्सो द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द साइंस। दे कैन मेक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन विद इन अ मिनट है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। देखिए कंप्यूटर जो है, ये जो है साइंस का, विज्ञान का एक ऑल्सो अ ग्रेट इन्वेंशन है, महान इन्वेंशन है बोले तो। ये क्या करता है, हम छोटे छोटे कैलकुलेशन को या बड़े से बड़े कैलकुलेशन को, फ्रैक्शन को, भिन्न को कितने मिनट में सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितने मिनट में, या मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, कितने सेकेंड में कर सकते हैं, ऑफ अ 1 सेकेंड आ सेकेंड, ठीक है। दे कैन ऑल्सो फॉरकास्ट द फ्यूचर ऑफ अ मैन। इससे हमारे फ्यूचर में बहुत मतलब हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। हम आराम से, बहुत आराम से, मतलब पहले हमारा ये चलता था, अब हमारा ये चलता है। तो ये है, क्या है, ये है साइंस की महिमा, जो हम सभी के लिए बहुत आरामदायक बना दिया है हमारे जीवन को। मेडिकल फील्ड की बात करें बच्चों, तो साइंस हैज क्यूरेड, रुकिएगा, अ मैन फ्रॉम बैटल डिसीजेस लाइक टीबी, कैंसर एंड हार्ट अटैक। यहाँ पर जो है मनुष्य को इतनी सारी खतरनाक बीमारियों से क्योर करा है, बचाया है, किसने? विज्ञान ने। क्योंकि विज्ञान के कारण से इन सारी चीज़ों का जो है आज तोड़ है, आज क्या है, आपका इलाज है। कोई भी मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि हम टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी चीज़ों को बचाने में समर्थ हैं, इंसानों को बचाने में समर्थ हैं। इट हैज़ अ गिवन अ न्यू लाइफ टू अ मैन, सर्जरी एंड अ एक्सरास। यहाँ पर इसके बाद भी मतलब सर्जरीज करके, मतलब बहुत सारी, मतलब हर चीज़ की सर्जरी होती है, जितने सारे सर्जन डॉक्टर हैं वो सारे हर एक चीज़ में, मतलब हर एक फील्ड में है, हर एक चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, हर एक चीज़ का सर्जन है। तो उससे क्या होता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को एक नई जिंदगी मिल रही है, न्यू लाइफ टू अ मैन। मतलब इसने क्या किया है, हमें एक नई लाइफ प्रदान करी है। सर्जरी, एक्स्ट्रास आर ग्रेट वूम्स, और ये भी एक महान कारक है इन्हीं क्षेत्र में। अब आगे देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? इलेक्ट्रिसिटी तो सही में सभी बच्चों के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए क्या? इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, इट वॉशेज एंड आयरन आवर क्लॉथ्स। यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, ग्रेट इन्वेंशन है साइंस का, महान जो है आपका आविष्कार है विज्ञान का। ये क्या करता है, वॉशेज एंड आयरन आवर क्लॉथ्स, ये हमारे कपड़े को धुल भी सकता है वॉशिंग मशीन से, आयरन भी कर सकता है प्रेस मशीन से, आयरन को भी मतलब प्रेस ही बोलते हैं। ओवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों को, इट्स कूल्स एंड वार्म्स अवर हाउस, ये हमारे घर को क्या कर सकता है, ठंडा भी रख सकता है, गर्म भी रख सकता है, सर्दियों के दिन में गर्म और गर्मियों के दिन में ठंडा। एंड इट इज़ लाइटेड अवर हाउस, ये हमारे घर को जो है रोशनी प्रदान करता है। इट रन्स अवर फैक्ट्रीज एंड मिल्स, मॉडर्न लाइफ इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये क्या करता है, बहुत सारी फैक्ट्रीज को चला रहा है, मिल को चला रहा है। मॉडर्न लाइफ जो है, जो हमारी आज की मॉडर्न दौर जो है, नया आधुनिक दौर जिसके बोलते हैं, वो इम्पॉसिबल है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के। बिना इलेक्ट्रिसिटी के मॉडर्न जिंदगी जो है असंभव है। चलिए आगे देखते हैं, साइंस एज अ कर्स। देखिए वैसे तो साइंस के अच्छे पार्ट्स हमने देख लिए, खतरनाक पार्ट्स भी देख लेते हैं कि एवरीथिंग हैज़ टू साइड, एवरीथिंग हैज़ टू साइड, साइंस हैज़ टू डार्क साइड। मतलब जो है सभी चीज़ों के दो होते हैं। जैसे हम सिक्के की बात करें तो दो पहलू होते हैं, व्यक्ति के भी, वो किसी के सामने कुछ होता है, अपने सामने कुछ होता है। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ के दो साइड होते हैं। फिर इसके बाद हम बोलेंगे कि जो साइंस है, विज्ञान है, उसके दो काले साइड है, मतलब एक तो अच्छा है एक बुरा है। द इन्वेंशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ एटम बॉम्ब्स, द अदर डेंजर वीपन्स, ये बूम्स है। बॉम्ब्स जो है, देखिए
बड़े बड़े एटम बॉम्ब्स का, बड़े बड़े बॉम्ब्स का इन्वेंशन करना, प्रोडक्शन करना, और इसके बाद अदर डेंजर वेपन्स। यहाँ पर इतने सारे खतरनाक हथियार आ गए हैं कि हम पूरी दुनिया को 2 सेकेंड में क्या कर सकते हैं, विनाश करते हैं। तो देयर आर ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये क्या है, हमारी मानवता को, हमारी इंसानियत को तोड़ने में 2 सेकेंड नहीं लगाएंगे। मतलब ये महान थ्रेड हैं, महान साबित हो सकते हैं अगर इनका थोड़ा सा भी उपयोग कर लिया जाए। दीज कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड्स। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है ना, ये जो एटम बॉम्ब्स है, डेंजरस वेपन्स है, ये क्या कर सकते हैं, मानव जाति को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कितनी सेकेंड में, विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंड के अंदर। अब यहाँ पर हम बच्चों कंक्लूजन देखते हैं। चलिए कंक्लूजन क्या है, साइंस इज अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन इल if properly used it make us healthier and happier truly। अगर देखिए साइंस जो है एक ग्रेट हेल्पर है, एक महान मददगार है हमारी आधुनिक युग का, आधुनिक ज़िंदगी का। इफ़ प्रॉपरली यूज्ड इट, अगर हम इसका सही तरीके से यूज़ करते हैं, सही चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो मेक अस हेल्दियर एंड हैप्पियर, ये हमें खुश भी और तंदुरुस्त और मतलब सुखद रखेगा, स्वास्थ्य से भी, माइंड से भी, और मतलब हैप्पी भी रखेगा। ट्रूली, सचमुच, इट इज़ बिकॉज दैट द मैन कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए शायद जो मैन है, जो व्यक्ति है, उसको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, क्योंकि ये जो साइंस है वो भी एक व्यक्ति के कारण ही उत्पन्न हुई है। हमारी जो जिज्ञासा है, अगर जिज्ञासा नहीं होती तो शायद साइंस नहीं होती। आप ये 2 कहावतें इनके साथ लिखें कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, एंड साइंस इज एन एंजल इन प्लेस एंड डेविल इन अ वॉर। यहाँ पर बताया गया है कि जो है साइंस एक एंजल है, साइंस एक महान एंजल है। एंजल से मतलब वो शुभचिंतक जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे। बट यहीं पर अगर हम वॉर की बातें करें, मतलब आप युद्ध की बातें करें, तो वहाँ पर वो डेविल है। डेविल से मतलब शैतान का है। और यहाँ पर अगर हम बोले कि साइंस से गुड सर्वेंट, मतलब साइंस यदि सर्वेंट है, मतलब नौकर है हमारा, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो हमारा क्या बन गया, हमारा एक प्रकार से मास्टर बन गया या हमें चलाने वाला बन गया ना, तो वहीं पर ये बुरा साबित हो सकता है। समझ में आई बात आप सभी को? इसके साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या करना है। बहुत सुन लिया अपन ने साइंस पुराण, अब हम आगे चलते हैं बच्चों, जो कि आपका कहाँ, यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट ए में हम 6 क्वेश्चन पे आ गए कि लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड राइट अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स। आपको 75 वर्ड्स में जो है जी ये क्या दिख रहा है भाई, ये मूर्त, ये स्मृति, ये स्मारक बड़ी देखी देखी लग रही है। बताइए ये क्या है? देखिए ये क्या है, ताजमहल है। इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप लोग, चलिए देखते हैं। देखिए ये है आपका क्या, दोनों देखते हैं कि ताजमहल पर हम पैराग्राफ कैसे लिखें। तो दिस इज ताजमहल मीन्स क्राउन प्लेस, इट इज आ सिचुएटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका ताजमहल है वो एक क्राउन प्लेस है, मतलब भीड़ वाला एरिया है, भीड़ वाली जगह है। इट इज सिचुएटेड इन आगरा उत्तर प्रदेश। ये कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि द लैंड ऑफ ताज is rich in its culture heritage. Agra, the city of Taj, was once the capital of a Mughal empire. यहाँ पर बताया गया है कि ये यहाँ के कल्चर के कारण, कल्चर मतलब यहाँ की संस्कृति के कारण और ताज की वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ की मिट्टी। और दूसरी चीज़ ये भी बोला गया है कि द सिटी ऑफ ताज मतलब कि आगरा वॉज वंस द कैपिटल ऑफ, कई साल पहले जो है ये मुगल एम्पायर का, मतलब जो मुगल साम्राज्य था उसका क्या रह चुकी है, राजधानी रह चुकी है। अब यहाँ पर आगे बोला गया है कि ताजमहल स्पेक्ट्रल इन अ वाइट मार्बल, स्पेक्ट्रियल है ये, इन अ वाइट मार्बल इन अवेशम मोन्यूमेंट it is a monument of love and Mughal emperor शाहजहां gave to the world, stand as a यहाँ पर आगे बोला गया है कि testimony of his। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है एक लाइन का। जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल का बना है, मतलब कि बताइए, मार्बल जानते हैं, मार्बल पत्थर होता है।
और पत्थर का नाम क्या होता है? संगमरमर, सभी को पता है। तो ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, ये एक अविश्व मॉन्यूमेंट है। मॉन्यूमेंट मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मॉन्यूमेंट मतलब होता है स्मारक। तो ये एक बहुत बड़ी स्मारक है और ये क्या है? स्मारक है प्यार की, मतलब ये जो है स्मृति है किसी के प्यार की, मोहब्बत की। द मुगल एम्पावर शाहजहां गेट टू द वर्ल्ड, इसको शाहजहां ने दी थी पूरे दुनिया को, मतलब एंड स्टैंड एज अ टेस्टिमनी ऑफ हिज, ओकेगा, हिज इंटेंशन लव फॉर हिज वाइफ मुमताज महल। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो मुग़ल एम्पावर के जो राजा थे शाहजहां, मतलब जो महान राजा हुआ करता था, महान तो मुझे नहीं पता, मुग़ल के मुझे तो महान लगते नहीं है, बट आप लोगों को लगे तो बताइए। शाहजहां ने दिया था पूरी दुनिया को, ये उनकी मतलब मैं बोलूँ कि वाइफ की याद में, उनकी पत्नी की याद में उन्होंने लिखा था, मुमताज़ की याद में मतलब बनवाया था। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड ग्लोरीफाइड विथ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये किससे बना है? वाइट मार्बल के साथ साथ इसमें किसका काम और हुआ है? प्रीसियस मतलब कि बहुमूल्य पत्थरों का, छोटे छोटे सेमी प्रीसियस और प्रीसियस मतलब बहुमूल्य वस्तुओं का, बहुमूल्य वस्तु से मेरा मतलब है पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड and architecturally beautiful tomb in the world. It stands on the bank of river यमुना। देखिए यहाँ पर बताया गया ये एक प्रकार का ब्यूटीफुल टॉम है, मकबरा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, और इसको 7 अजूबों में से एक अजूबा, मतलब 7 वंडर्स में से एक वंडर्स बोला जाता है। एक है ग्रेट पिरामिड, एक ये बुर्ज खलीफा, तो ये भी उनमें से एक है। तो इट इज़ स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये कहाँ है? यमुना नदी के किनार पर ही है, मतलब यमुना नदी के पास में, मतलब आगरा से यमुना नदी बहती हुई आती है ना, वही जो बताया गया है आगे कि टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब जो पर्यटक होते हैं जो देखने के लिए आते हैं ना, वो फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट आगरा टू मेक आ, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है एक मिनट, हाँ, पिलीग्रिमेज टू ताजमहल इंडिया आर्किटेक्चरल वंडर। यहाँ पर बताया गया है कि ये एक अच्छी कलाकार द्वारा बनाया गया है, या मैं बोलूँ कि यहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं विजिट करने के लिए, भ्रमण करने के लिए आगरा के लिए, और ये एक मतलब मोस्ट फेमस स्मारक है, ये सभी को पता है। आगे बोलेंगे तो इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको मैंने बोला था ना कि 7 अजूबा। आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल इज कॉम्बिनेशन ऑफ इस्लामिक एंड इसके बाद पेरिशियन एंड और इंडियन स्टाइल। इसको ना 3 प्रकार से बनाया गया है, पेरिशियन स्टाइल में, और इसके बाद इस्लामिक जो कि मुगल का था, तो ऑब्वियसली कि इसमें इस्लामिक चीज़ें तो डाली ही गई हैं, और एक भारतीय स्टाइल में। तो ये तीनों चीज़ें इसमें मिक्सअप है, और ये मोस्ट फेमस स्मारक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉम है, मकबरा है, जो कि मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था। बनाए तो उससे बस की नहीं हो, और उसने हाथ उड़ कटवा दिए बेचारी। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन सी आता है हमारा। इसमें सेक्शन सी में आती है आपकी ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको इनमें से एनी 5 लिखना है। तो सबसे पहले दिया है कि आयरन इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। अब आपको बताना है कि ए एन या फिर द, मतलब जो आयरन है वो क्या है? एक यूजफुल मेटल है। तो हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, एन लिखेंगे, द लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यूजफुल कैसे लिखा है, यू लिखा है। फिर हम ये देखेंगे कि इसको पढ़ कैसे रहे हैं। हम इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? यूज करके पढ़ रहे हैं। तो क्या या आपका किसी भी मतलब आपका हिंदी वॉवल में से आता है। हिंदी वॉवल समझते हैं जो सर होते हैं आ से लेकर आ तक। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन उसमें जा रहा है? नहीं जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर ए आएगा, एन गलत है, ए आएगा। हम इसको यूज़ पढ़ते हैं, कभी भी हम इसमें ऊ का उच्चारण ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी गलत है, यहाँ पर ए ही आएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ को। अगर आप बेटा आगे देखेंगे तो सेकंड है कि आई सेल रीच देयर, मैं वहाँ पर पहुँचा। कब पहुँचा? 2 PM को। वाई ड्यूरिंग, या फिर आप बोलेंगे फॉर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया मैं वहाँ पर पहुँचा कितने समय? 2 बजे। 2 बजे आप अब यहाँ पर आपको बोलना है कि, एक मिनट रुकिए,
ये देख रहे हैं आप बाय। मैं वहाँ पर कब पहुँचा, 2 बजे पहुँचा। अब यहाँ पर अगर थर्ड वाला देखेंगे, आई ब्लैंक अ टाइगर यस्टरडे। मैंने यस्टरडे मतलब पुरानी बातें हो रही, मतलब कल की बात हो रही है कि मैंने क्या देखा, टाइगर देखा, सी। अगर यहाँ पर इज एम आर वाज वर होता तो हम सींग लगा सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं, तो सींग तो नहीं आएगा। अगर हम सी लगाएंगे तो सी यस्टरडे के हिसाब से ये चीज़ें हो चुकी है तो देखता आता है उसमें, तो हम इसके हिसाब से यहाँ पर सा यूज़ करेंगे। मतलब कि पहले वाले में हमेशा टाइम के लिए यूज़ होता है क्या, वाई, है ना। और इसके बाद ड्यूरिंग मतलब कि समय काल के भीतर की बात होती है, तो हम पहुँच चुके मतलब पहुँच जाने वाला है, तो ये ऐसा है कि एक टाइम पीरियड को बताता है। और ये जो है आपका फॉर जो है वो एक ऐसा टाइम बताता है जो अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसा मान सकते हैं। और अब तीसरा वाले में क्या आएगा, सा आएगा, मतलब देखा था, क्योंकि ये बात पुरानी हो चुकी है। फोर्थ देखिए, सीमा ब्लैंक हर होमवर्क डेली। डू आएगा, डस आएगा, डिड आएगा। देखिए अगर यहाँ पर क्या बोले तो आगे अगर हम बोलें कि देखिए यहाँ पर डू तो आएगा नहीं, क्योंकि आई वी यू देखिए साथ डू आता है। अगर हम डज और डिड में से बोले तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आ सकती है, लेकिन डिड के चांसेस ज़्यादा जब होते हैं जब यहाँ पर कोई पास्ट की चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर बोला है डेली करती हूँ, मतलब कोई आपको ऐसी चीज़ें बता रही है जो आपकी डेली रूटीन में है, तो हम कैसे बोलते हैं, मैं अपना होमवर्क डेली करती हूँ। करती हूँ कब होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा जो है नैन के साथ एस या ई एस आता है। तो मैन वर्ब क्या है, डू, और डू के साथ ई एस लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पर डज आए। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आगे देखिए, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। आगे देखिए फिफ्थ वाला, आई एम नॉट अफ्रेड। अब यहाँ पर ऑफ, पहले रुकिए, पहले लिखा है लिजार्ड, मैं जो है मैं किससे नहीं डरती हूँ, छिपकली से। तो यहाँ पर ऑफ आएगा, क्योंकि किसी को मतलब अफ्रेड के साथ तो हमेशा ऑफ आता है। और दूसरी चीज़ की हमें ये बोला गया है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और मोस्टली ये बोला गया है किसी भी एनिमल्स की बात हुई है, तो सिंपल सी बात है कि लिजर्ड, इंसेक्ट मतलब। सिक्स देखिए बच्चों, द बॉय ब्लैंक इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर कभी भी किसी इंसान की बात होती है तो हु ही आता है, लेकिन यहाँ पर हुम भी लिखा है, तो कंफ्यूजन ये है कि हम कैसे समझेंगे कि हु आएगा, हुम आएगा या व्हाट आएगा। तो व्हाट तो आना ही नहीं है, ये सबको पता है। यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि द बॉय हु इज सिंगिंग, जो लड़का दिख रहा है आपको जो गा रहा है, वो क्या है, मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। तो आपको यहाँ पर देखिए, आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हम ये बोल रहे थे वो जो लड़का जो गाना गा रहा है, अगर हुम आता है ना तो या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, पहली बात तो हुम ही दोनों का काम कर देता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है, तो उसमें वो आपके साथ, किसी इंसान के साथ की बात बताएगा। मतलब यहाँ पर अगर सेकंड वाले में आता तो हुम इज माय फ्रेंड, मतलब जो मेरा फ्रेंड है। हुम जो है किसी और की बातें बताता है, और हु खुद की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में है वो तो अभी खुद की ही हो रहा है ना, भले हम कह रहे हैं, लेकिन द बॉय हु इज सिंगिंग, जो बॉय वो ही तो गा रहा है, मैं थोड़ी ना गा रही। मैं अगर ये बोलती कि मेरे साथ जो है वो गा रहा है, तब मैं हुम का सोचती, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हु ही आएगा। 7 देखिए, ही डिप्ड ब्लैंक द रिवर, वह कहाँ कूदा, रिवर में। अब यहाँ पर इनटू क्यों आएगा, सबसे पहले ये जानिए, और क्यों आएगा, तो आएगा क्यों। सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्यों आएगा। मैंने बोला कि वो क्या है, कहाँ कूदा, उसने डिप्ड मारा मतलब कि वह छलांग लगाई, कूदा कहाँ, रिवर में। ऐसे कूदा, गति हुई, तो इनटू आएगा। अगर वो मैं बोलती कि ही हैज़ डिप्ड, वह पहले से ही छलांग मार के कूद चुका है, मतलब वो कहाँ है, नदी में ही है। जब मैं बोलती ही इज ब्लैंक द रिवर, ही इज इन द रिवर, मतलब वह पानी में ही है। लेकिन कोई आपसे मतलब ऐसा आपका क्या कर रहा है, मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं उसको, क्रिया कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो हमेशा आप इनटू लिखिएगा। डूअर्स डायरेक्टेड की बात करते हैं, एंड 5 लिखना है आपको। राजीव सिंह अ सॉन्ग, राजीव ने एक गाना गाया, या फिर सॉरी राजीव एक गाना गाता है। आपको यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज ऐसे करेंगे, क्यों करेंगे वो भी जानिए बच्चों। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा जो है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसमें भी हमने वही लिखा है, राजीव सिंह अ सॉन्ग, राजीव संग अ सॉन्ग, इसको आपको सेकंड फॉर्म में बदलना था, दैट्स इट। सेकंड देखिए बच्चों, सुमन
मेरी फ्रेंड का नाम है सुमन। सुमन विल हेल्प यू, सुमन जो है विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कर देगी। इसको क्या करना है, इंटरोगेटिव करना है, तो विल को उठाकर आगे लिख दीजिए, विल सुमन हेल्प यू। अभी थर्ड वाला देखिए, ही हैज़ पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग, ही हैज़ पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग। उसको किस लिए पनिश्ड किया गया, क्योंकि उसने रिंग को छुपाया था, चोरी की थी। मेक अ क्वेश्चन वर्ड विथ वाई, आपको इसको क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसमें रीजन क्या है कि उसको क्यों पनिशमेंट मिली, क्योंकि उसने स्टीलिंग मतलब उसने चोरी की थी, क्योंकि उसने चोरी की थी इसीलिए उसे पनिशमेंट मिली। तो हमें क्या छुपाना है यहाँ पर, वाई वॉज ही पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग। यहाँ पर ये बोला गया है कि क्यों उसे किसके लिए मतलब पनिश्ड किया गया, जो है रिंग को चोरी करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल है कि आप पहले इसको इंट्रोगेटिव बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, वाज को पहले लिखकर और फिर जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको लगा दीजिए। तो आपने क्या किया, वाई ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द रिंग। और यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते थे कि वाई वॉज ही पनिश्ड, उसको पनिश्ड क्यों किया गया, आंसर तो स्टीलिंग द रिंग था ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसको रिंग चोरी मतलब रिंग की चोरी करने के लिए, अंगूठी को चोरी करने के लिए उसको पनिशमेंट, उसको जो है दंड क्यों दिया गया। फोर्थ वाला देखिए, यू हैव नॉट ड्रॉन मनी। अब आपको यहाँ लिखना है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करेंगे मनी से, मनी लिखेंगे। अब इसमें हैव नॉट दिया था, मतलब इसमें हैज़ या हैव वीन करके आएगा। तो मनी क्या है आपकी क्या है, सिंगुलर है ना यहाँ पर, तो आप लिखेंगे हैज़। देखिए तो यहाँ पर नॉट में दिया था तो आपको नॉट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें नॉट मतलब इसको नेगेटिव में दिया है तो आपको नेगेटिव में ही पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, मनी हैज़ नॉट बीन ड्रॉन बाय यू। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको वीन लगाकर इसको क्लियर करना था। और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये इसका। और आपका जो यू है वो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है, सब्जेक्ट फॉर्म में यू होता है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में यू होता है, तो वाई यू कर देना है। ठीक है, अगर आप फिफ्थ देखेंगे, जब तक आप टोटल नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है। फिफ्थ वाला देखिए, द बॉय इज माई ब्रदर, यू मीट द बॉय, रीराइट यूजिंग whom। अब आपको यहाँ पर whom का यूज करना है। तो द बॉय whom यू मीट, होम में आपको हमेशा ये बताना पड़ेगा कि पहले तो कि आपको ऐसा हुआ, पहले आपने उसकी मतलब रिलेशन नहीं बताया, पहले उसकी आइडेंटिटी बताई कि आप जिस बॉय से मिले थे। ऐसा हु के साथ भी होता है, लेकिन होम में हमको क्या करना रहता है, यहाँ पर जो यू है, अब आपको पहले इसको द बॉय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द बॉय हुम यू मीट इज माई ब्रदर, मतलब इसमें आपने क्या किया, द बॉय जिससे आप मिले, द बॉय हुम जिस व्यक्ति से आप मिले थे ना वो मेरा भाई था। यू मीट इज माई ब्रदर, आपने क्या किया, सबसे पहले इस यू की जगह पे आप क्या लिखिए, द बॉय, फिर आप लिखिए हुम, फिर आप लिखिए कि यू मीट द बॉय इज माई ब्रदर। सिंपल, आपने बस द बॉय को पहले उठा लिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। आगे देखिए, अगर आप सेवेंथ वाला देखेंगे कि यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, आई विल हेल्प यू। एज का उपयोग करना है, तो एज का उपयोग कैसे करते हैं पहले हम ये, वैसे ही सिक्स्थ वाला है, मैं यही कन्फ्यूजन हो रही थी, मैं सेवेंथ क्यों बोल रही हूँ, ये वाला देख रहे हैं हम कि एज का उपयोग कैसे करेंगे। तो एज का उपयोग ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आप एज लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। सिंपल है, आपने क्या बोला, एज यू ट्रीट मी लाइक योर ब्रदर, अगर आप मुझे अपने भाई के जैसा ट्रीट करेंगे तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, तो आई विल हेल्प यू। सिंपल, आपको हमेशा एज आगे लिखना है। यहाँ पर आप सेवेंथ वाला देखिए, हैव स्लैश बी स्लैश वर्ब स्लैश रन स्लैश अवर, तो आपको क्या करना है, इसका सेंटेंस बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको सेंटेंस बनाने के लिए पता होना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो आपने पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट ढूंढना भी आना चाहिए। सेंटेंस इट्स ऑल टाइप के नाम से एक वीडियो बनी है, आप पहले उसको चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको कभी भी पहचानने में गलती ना हो। जैसे ये लिखा है वी, तो हम सबसे पहले वी लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, तो हम हैव लिखेंगे, वी हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है इसमें डन, तो ये है मेन वर्ब, तो ये है डन। मतलब
मैंने कैसे जाना कि डन ही मेन वर्ब है, क्योंकि जो है जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस कर्ता के द्वारा क्रिया करी जा रही है उसको मैन क्रिया बोलते हैं, मतलब कि मैन वर्ब बोलते हैं। और करना एक मैन वर्ब होती है, ये मुझे पहले से पता थी इसलिए मैंने डन लिख दिया। यू हैव डन आवर वर्क, सिंपल है। वर्क आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, उसके पहले आपने पहले लिखा था वी, तो उसमें अवर दिया है तो उसको आपको वर्क के पहले लिखना पड़ता है। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। अब हम कहाँ देखेंगे, सेक्शन डी पर। सेक्शन सी हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्या बच्चों, सेक्शन डी, जिसमें आपको पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस करने पड़ेंगे, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना पड़ेगा क्या, एक्सट्रैक्ट। फिर इसके बाद आप करेंगे उसमें पोइट्री एक्सट्रैक्ट, फिर क्वेश्चन आंसर है। जिस बच्चों को पास होना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप वो देख लीजिए, आप पास आराम से हो सकते हैं। तो पहले आप वो चेकआउट कर लीजिए, अगर आपको चाहिए तो बहुत आसानी से आप उसमें पास हो सकते हैं। चलिए बच्चों सेक्शन डी देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर आपके पास टाइम कम है, सभी को पता है टाइम तो कम ही है, अगर वो चाहते हैं कि वो इसी वीडियो में ये चीज़ सॉल्व कर ले, तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी जिसको मैंने मल्टीपल चॉइस, मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से बनाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से बनाई है। वो चेकआउट कर लीजिए, उनसे आउट ऑफ आपके आने ही नहीं है, तो उसमें आपके 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट ये जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो किसके बारे में है, पायलट, पैरोट, मदर या सिगल। तो आंसर है आपका सिगल। सेकंड है what is the sweet bread called in Goa which accompanies फिर क्या है, द मैरिज गिफ्ट। यहाँ पर बोला गया है कि स्वीट वर्ड्स के नाम से गोवा में क्या प्रसिद्ध है जो कि हम किसी की शादी पर देते हैं। तो क्या देते हैं, यहाँ पर बोला गया है कवई, बोल इन हैस या फिर पैडर। बताइए क्या है इनमें से सही आंसर। आंसर क्या है, बॉल। अगर इसको सही से पढ़ा है तो आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बोल रही हूँ ना, वो देख लीजिए आप प्लेलिस्ट में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विच प्लांटेशन टू पॉपुलर इज असम। कौन सा प्लांटेशन जो है क्या है आपका असम में पॉपुलर है। आपको पता है थर्ड का आंसर क्या है, टी प्लांटेशन, व्हीट प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, राइस प्लांटेशन। इसका मतलब ये है कि कौन सी खेती जो है आपकी असम में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। क्या वो चाय की है, या फिर कॉफ़ी, या फिर आपकी गेहूं की, या फिर राइस मतलब कि चावलों की। तो राइट आंसर है बच्चों टी प्लांटेशन। टी फ्रॉम असम आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों। ठीक है। अब अगर हम फोर्थ देखेंगे कि बुद्धा मीन्स, मतलब बुद्ध मीन्स क्या होता है। क्या बुद्ध मीन्स द ओल्ड होता है, मतलब कोई बूढ़ा, द वाइज होता है मतलब कोई ज्ञानी, या फिर द नॉलेजेबल मतलब कोई महाज्ञानी, मतलब जिसको सब पता हो, बुद्धिमान, या फिर द इनलाइटेंड। अब इनलाइटेंड का मतलब समझिए। इनलाइटेंड मतलब क्या होता है बच्चों, पहले तो लाइट चली गई इसलिए कैमरा ऑफ हो चुका है। तो बुद्ध मीन्स क्या होता है आपका जो शिक्षा प्रदान करता है ना, जो शिक्षा दिया हुआ है उसको बोलते हैं। तो द इनलाइटेनमेंट मतलब भी यही होता है। तो राइट आंसर यही है, या आप इसको प्रबोधन भी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब इसके एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं हम लोग आगे की तरफ। पहले इसके ये क्वेश्चन आंसर है, अपन को पहले क्या देखना है, सबसे पहले इसके एक्सट्रैक्ट देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पहले इसके एक्सट्रैक्ट सही से पढ़ने हैं। पहला दिया गया है कि डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस साइट, नाउ यू आर हेयर ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड, greatly amused by girls' way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in this bus? Nothing to be afraid of about that," she answered. देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वली की, जो एक गर्ल थी जो बस से सफ़र करना पसंद करती थी। तो वो बोलते हैं, उससे किसी ने बोला कि क्या तुम इस साइड को भी देखना पसंद करोगी, अब तो तुम यहीं पर हो अपने आप से। तो यहाँ पर बोलता है कि आई हैड बी मच टू अफ्रेड, मैं भी बहुत ज़्यादा अफ्रेड हूँ, डरा हुआ हूँ। और यहाँ पर वो बोलता है कि
जिस तरीके से वो लड़की बात कर रही थी, तो वो कंडक्टर कहता है कि क्या तुम अफ्रेड नहीं हो इस बस में, क्या तुम डरी हुई नहीं हो? तो वो बोलती है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर। इसमें डरने की क्या बात है? वो लड़की ऐसा आंसर करती है, वेल देन वाई नॉट गो टू सेल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। फिर वो बोलती है आगे, तो वो जो कंडक्टर है वो बहुत खुश हो जाता है जैसे लड़की बात करती है। फिर उसके बाद वो लड़की जो है वो आंसर करती है कि इसमें कोई डरने की बात थी ही नहीं। फिर वो आगे बोलती है क्यों ना उस दुकान पर जाकर कुछ पिया जाए, इसमें भी कुछ डरने की बात नहीं है। फिर इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 3। फर्स्ट है कि हु आस्क्ड वली टू गेट ऑफ द बस, किसने मतलब क्वेश्चन किया मतलब उस लड़की से, उस वली से, किस बस से आप उतर जाइए, ड्राइवर, कंडक्टर, ओल्ड लेडी, पैसेंजर। तो आंसर है आपका कंडक्टर। आगे देखिए बी वाला, व्हाट डिड वली विश फॉर, वली जो है विश कर रहा था किसके लिए? देखिए बस राइड, ट्रक राइड, कार राइड या फिर साइकिल राइड। तो आंसर है बस राइडर, क्योंकि इसमें बस राइड के बारे में ही बताया गया, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका जो है एक्सट्रैक्ट भी अपन करवा चुके हैं, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, है ना। वली वॉज ब्लैंक इन द बस, मतलब जो बस में वली था, मतलब जो लड़की थी वो कैसा था? नर्वस, सैड, डिप्रेस्ड, कॉन्फिडेंट। तो वो था क्या आपका, इसका थोड़ा सा आप चेकआउट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो कॉन्फिडेंस था और नर्वस भी हो सकता है इसका आंसर, तो आप थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वी वाला देखते हैं। तो टू distinguished weeds of prey are novice might non plus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyena come with merry smile or what if the beeps there are a crocodile। आपको इसमें आइडेंटिफाई करने को मतलब बताने को मिला है कि हाइना और क्रोकोडाइल को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम। देखिए इसमें एक बताया गया है कि जो नवसिखिया होता है, नवसिखिया इट मीन्स मतलब जो नए सीखने वाले होते हैं वो शिकारी जानवरों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। देखिए एक आसान तरीका है कि क्रोकोडाइल को हाइना से आप अलग कैसे बता सकते हैं कि देखिए जो हाइना होती है वो हमेशा एक बहुत खुश मिजाज में रहती है, जब भी वो खाना खाती है तब भी वो खुश मिजाज से ही खाती है। बट इफ़ द बीप यू आर दैट यू आर क्रोकोडाइल। देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हाइना हंस रहा है तो समझ जाइए, अगर कोई भी मतलब अपन हाइना और क्रोकोडाइल को देखेंगे ना तो अपन सोचेंगे ये क्रोकोडाइल ही है, क्योंकि अपन को तो एक ही नाम पता है। हाइना क्या होता है? हाइना भी क्रोकोडाइल के सिमिलर ही होता है, बट इनमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। देखिए अगर उसका मतलब ऐसा चेहरा है रोतलू सा, या फिर वो कोई भी शिकार को खा रहा है और अगर उसके आंखों में आंसू आते जा रहे हैं तो वो समझ जाइए कि क्रोकोडाइल है। अगर वो हाइना होगी तो बहुत खुश मिजाज होगी और उसके चेहरे पर जो है मैरी स्माइल्स होगी, मतलब एक अलग ही स्माइल दिखेगी आपको, वो आंखों में से आंसू उसके नहीं आएंगे। जब क्रोकोडाइल शिकार करता है तो हमारे अंदर, किसी भी इंसान के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है कि जो क्रोकोडाइल है वो उसको क्या करते हैं, सहन नहीं कर पाते तो उनके आंसू निकल आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आगे देखेंगे कि फर्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर, हाउ कैन आ हाइना बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब हाइना को किस तरीके से आप पहचान सकते हैं। हिज स्किन, वाई हिज स्किन, वाई ब्लैक स्पॉट्स, वाई स्माइल, वाई हिज कलर। यहाँ पर बताइए कि हम क्रोकोडाइल को हाइना को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्किन से, उसके स्पॉट से, क्या उसके कलर से? बताइए, उसके रंग से या फिर उसकी स्किन के कलर से या फिर उसकी स्माइल से? तो आंसर है बच्चों उसकी स्माइल से, ये रहा उसका आंसर। ठीक है, कि वो हमेशा एक मैरी स्माइल के साथ आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे बोला गया है कि विच ऑफ दीज एनिमल्स वी वाइल ईटिंग इट्स प्रे। देखिए अगर आपको बोला जाए कि मतलब कौन सा ऐसा जानवर है जो खाते टाइम, मतलब वो कोई भी मतलब किसी भी चीज़ को खाएगा, इंसान को खा रहा है या फिर किसी भी चीज़ को खा रहा है तो उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं, मतलब वह रोता है, तो क्या वो टाइगर है, क्या फिर वो बेयर है, क्या फिर वो हाइना है, या फिर वो क्रोकोडाइल है? इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा जानवर है। तो जिस अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, जैसे हमने वो एक्सट्रैक्ट को पढ़ा है कि उसमें क्या बोला गया था आपका, वो जानवर जो, देखिए इसमें बताया गया था कि जो क्रोकोडाइल होता है वो आपके खाते टाइम क्या करता है, बीप करता है, क्या करता है, रोता है। तो आंसर आपका वही होगा कि वो क्या करेगा, रोएगा।
जब भी वो खाना खाएगा वो रोएगा, तो दैट इज क्रोकोडाइल। और अगर सी वाला देखेंगे कि नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, इस पोएट के मतलब इस इन लाइनों के, इस पोएम के, इस पोइट्री के पोएट कौन है, तो इसके पोएट हैं आपके, इसके पोएट कौन है भाई, कैरोलीन वेल्स इसके पोएट हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आंसर। देखिए लाइट आ चुकी है, अब भाग हमारे जो लाइट हमारे घर पधारी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों की, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर, देख रही हूँ, हाँ, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन इन 13 वर्ड्स। आपको प्रोज में से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर एक मॉडल टेस्ट पेपर में देख रही हूँ कि ये क्वेश्चन रिवाइज होकर आ रहा है कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मतलब लेंचो को क्यों और किस लिए फेथ था, किस पर, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, ये नेल्सन मंडेला के लेसन में से है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। ये वाले क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं तो आपको ये हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का लोड हो जाता है तो हम लोगों को समझ नहीं आता कि कौन से करें। तो प्लीज़ थोड़े से केयरफुली होकर और स्मार्टली क्वेश्चन करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों कि व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। यहाँ पर ये टी गार्डन में से लिए गए और इसमें प्रेफर भी किया गया है कि पेज नंबर 132 पर है, 130 पर है। अगर आपके पास क्या है परीक्षा अध्ययन है तो आप उसमें से कलेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड। अब ये पोएट्री में से है जो कि 4 नंबर के हैं। फर्स्ट है कि व्हाट इज हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या होता है। ये आया है आपकी डस्ट ऑफ स्नो में से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वो भी आता है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, या फिर जो पोएट है उसका मोटिव क्या था उसके पीछे। आगे देखिए इसमें आगे पूछा गया है थर्ड वाले क्वेश्चन में कि व्हाट आर इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन्स, वर्ल्ड के पोजीशन का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। फुटप्रिंट्स, ये आपको फुटप्रिंट्स में से आना है जो कि 4 नंबर का आया है आपका। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, और सेकंड है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इन क्या लिखा है आपका मैम लोसिल, वाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। और थर्ड वाला क्वेश्चन है कि वाई डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं इसमें से, तो थोड़े ध्यान से करिएगा आप। अगर आप आगे देखेंगे पोइट्री में से दिया है कि सबसे पहले दिया है एक क्वेश्चन कि व्हाट डू द क्रो एंड द हेमलॉक represent joy or sorrow, what does the dust of snow that the crow shakes off आ होमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बोला कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, इसके पीछे पोइट का मकसद क्या है आपको समझाने का, ये वही वाला है। तो आप इसमें ये बिल्कुल लिख सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं कि अगर आपने ऐसा वाला याद किया कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये उसमें यही क्वेश्चन है कि क्या मतलब है, इसके पीछे जो पोइट है उसकी थिंग क्या है। और में दिया है कि व्हाट डज द पोइट से the boy is learning from the loss of the wall, explain your word। यहाँ पर पॉइंट क्या समझाना चाहते हैं, बॉल जो गुम जाती है उससे भूलकर और पानी में चली जाती है, तो जो पोइट है वो क्या समझाना चाहते हैं इस लॉस से कि जिंदगी में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, लाइक दैट, इस तरीके का वो समझाना चाहते हैं। तो हम इसका डिस्कशन अलग वीडियो में करेंगे, इसमें वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों की, आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स। और ये भी फुटप्रिंट में से है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि फुटप्रिंट में से आपका 7 नंबर का आना है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि हॉरेस डेनवे वाज अ मेस्टिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टेड वेयर ही गो रॉन्ग एंड व्हाई। और यहाँ पर सेकंड है कि हाउ डिड एज यूजुअल गेट रिड और मैक्स यहाँ पर। तो ये आप ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत सारे महत्वपूर्ण है और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये वार्षिक परीक्षा में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1, 2, 3 करके सारे देखने तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए।